आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चुनावों के मौसम में जिस तरीके से फिर से एक बार बात उठी रेवड़ी वर्सेस लाभार्थी खजाने को लेकर जो सियासत हो रही है। और वो क्यों उठी? क्योंकि कुछ चुनाव जो हैं वो कहीं ना कहीं हमने देखा कि और चुनावों से थोड़े अलग जरूर होते हैं। कर्नाटका, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में चुनाव हो चुके हैं। साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। उसके बाद अगले साल आम चुनाव होंगे। सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो इन चुनावों के लिए कमर कस रही हैं। पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां तय कर रही हैं, लेकिन एक रणनीति जिस पर हर पार्टी की को जो है बड़ी तीखी नजर रहती है, उनका बड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला रहता है, वो है मुफ्त सुविधाएं देने का फॉर्मूला। जी हां, वादों की चुनाव आते ही वादों की एक बरसात, एक झड़ी सी लग जाती है। आज देश के अधिकतर अखबारों के पहले पन्ने पर आपने एक विज्ञापन देखा होगा जो अभी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के लोगों के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने का ऐलान किया। इस ऐलान से करीब 1.25 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद जताई गई, लेकिन यह फायदा राज्य के खजाने पर भारी पड़ेगा। इससे राज्य पर 650 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे पहले अशोक गहलोत सरकार 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी इन ऐलानों को खराब अर्थशास्त्र राजनीति बता रही है और उससे खराब अर्थव्यवस्था होने की आशंका जता रही है। उधर कांग्रेस का कहना है कि आम जनता को जब महंगाई से कोई राहत नहीं मिल रही केंद्र सरकार की तरफ से, तो जनता को कुछ सुकून देने के लिए ऐसे कदम उठाना जरूरी है। कांग्रेस को यह भी उम्मीद है कि साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा जरूर मिलेगा। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने अशोक गहलोत सरकार के 100 यूनिट मुफ्त बिजली वाली जो रिपोर्ट है उसके ऊपर बात करके, जांच करके एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। उसको जरा देख लीजिए। कन्हैया लाल उन 1 करोड़ 24 लाख उपभोक्ताओं में से एक है जिसको 100 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलने का सीधा फायदा होगा। धोबी की दुकान घर से चलाते हैं और बिजली का बिल आता है करीब 4000 रुपए। अब 100 यूनिट माफ है, यानी काफी बचत। महीने के 400 यूनिट महीने के खर्च होते हैं कम से कम, तो उसमें से 100 यूनिट कम हो जाएंगे तो हमारे 300 यूनिट के पैसे लगेंगे। तो इसमें कम से कम हम मानते हैं कि कम से कम 1000 रुपये का फ़ायदा होगा। जी, हमारे 4000 आता है और हमारे 600-700 का फ़र्क पड़ा है। और इससे हमारे ग्राहक अब बिजली के कोयले की प्रेस करते थे, उससे तो हमें मतलब कि ग्राहक कम आते थे, और अब बिजली के प्रेस लगाएं तो उससे हमें फ़ायदा होने लग गया, हमारे ग्राहक बढ़ने लग गए। शीला देवी मजदूरी करती है, कहती है उनका बिल तो अब 0 हो जाएगा और 1000 रुपए की बचत आज की महंगाई के ज़माने में बहुत मायने रखती है। हमारे है ना 1000-1500 रुपये बिल आता था, तो अभी 100 यूनिट सरकार ने कम किए हैं। तो वैसे ही हम मजदूरी करते हैं तो पूरे दिन तो काम करते रहते हैं, तो उसमें कोई खर्च ही नहीं है। तो वैसे 5000-1500 रुपये बच गए तो हमारे कुछ और काम में लेंगे पैसे। तो ऐसे तो ये महंगाई को देख के ये महंगाई से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे बच्चों की फीस, घर चलाना, ये भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये तो बड़ी राहत है फिर। हाँ, ये तो बड़ी राहत है। राजस्थान में 1 करोड़ 24 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 1 करोड़ 4 लाख का बिल पूरी तरह माफ हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ 100 यूनिट प्रति माह बिजली इस्तेमाल करते हैं, यानी मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा। बाकी उपभोक्ताओं को भी 500 से लेकर 1000 रुपए तक का फायदा मिलेगा, लेकिन सरकार पे अतिरिक्त आर्थिक भार 650 करोड़ रुपए हो जाएगा। राजस्थान के लोगों को महंगाई से राहत देने का जो मुख्यमंत्री जी का अभियान है, उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। 7500 करोड़ रुपए का इसमें सरकार पर अतिरिक्त भार आएगा। ये भार बिजली कंपनियों पर नहीं आएगा, डिस्कॉम्स पर नहीं आएगा, बल्कि राजस्थान सरकार के द्वारा ये जो छूट दी गई है, ये पैसा राजस्थान सरकार के द्वारा बिजली कंपनियों को दिया जाएगा। बीजेपी का कहना है ये सारी घोषणाएं चुनाव के पहले क्यों? महंगाई राहत के नाम पर जादूगर मुख्यमंत्री
इंद्रजाल का जादू फैलाकर धर्म फैलाना चाहते हैं। आचार संहिता से 3 महीने पहले अचानक उनको ध्यान आया कि 100 यूनिट तक की बिजली जो पहले उन्होंने माफ़ कर दी थी उसकी पुनरावृत्ति करते हुए फ्यूल चार्ज के अंदर 200 यूनिट तक उनको माफ़ करने की बात आई। लेकिन 500 रुपए में घरेलू गैस का सिलेंडर देने के बाद कांग्रेस को उम्मीद है ये दूसरी बड़ी राहत उनके लिए चुनावी जंग में ब्रह्मशस्त्र का काम कर सकती है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उधर बीजेपी को लगता है कि अशोक गहलोत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुधवार को अजमेर में हुई जनसभा में भारी भीड़ से घबरा गए और तभी आनन फानन में 100 यूनिट मुफ्त बिजली का उन्होंने ऐलान कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा की सफलता को कल देख करके जो माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह की सभाएं करते हैं, आंगनवाड़ी के मजदूरों को लाकर, महिलाओं को ला करके, नरेगा के मजदूरों को एकत्रित करके जो सफलताओं दिखाने के लिए जो सभाएं करते हैं, कल उनकी आंखें चंधिया गई थी। इसलिए आनंद फानन में उन्होंने एक घोषणा की, करूँगा ऐसा बयान दिया। राजस्थान के लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या करने वाले, और फिर रात को खोदा पहाड़ निकली चुहिया, क्योंकि ये 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे ये घोषणा तो वो पहले अपने बजट भाषण में भी कर चुके थे। वैसे राजस्थान में बीजेपी भी चुनावी मोड में आ चुकी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में एक रैली कर चुके हैं जिसमें बीजेपी का दावा है कि जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। प्रधानमंत्री ने इस रैली में कांग्रेस की गारंटियों को लेकर लोगों को आगाह किया। कहा कि ऐसी गारंटियों को पूरा किया जाएगा तो देश और राज्य दिवालिया हो जाएंगे। ये ऐसी गारंटियां देते हैं जिनको अगर अमल में लाया जाए तो राज्य और देश दिवालिया हो जाएगा। दुनिया में आज जो देश दिवालिया हो रहे हैं उनकी स्थिति आप देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का यही विजन है, यही नीति है। इसलिए कांग्रेस से राजस्थान के लोगों को बहुत सावधान रहना है। साथियों, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित राजस्थान बहुत जरूरी है। इस दशक के अगले 7 साल बहुत अहम है। इन 7 सालों में देश के लोग भारत का कायाकल्प होते हुए देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कांग्रेस के बारे में आगाह करते हैं तो शायद वो भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों भी इस तरह की रेवड़ी बांटने में पीछे नहीं है। केंद्र सरकार ने भी गरीबों और किसानों के कल्याण के नाम पर ऐसी कई योजनाएं लागू कर रखी हैं जिनके लिए पैसा सरकारी खजाने से ही जाता है। तो साफ बात है कि राजनीति के चक्कर में अर्थनीति पर असर पड़ रहा है। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने चुनाव से पहले जनता के लिए 5 योजनाओं का ऐलान किया था, जैसे कि शक्ति योजना जिसमें कर्नाटक के अंदर साधारण सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलेगी। गृह ज्योति योजना, हर परिवार को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर परिवार की महिला प्रमुख को 2000 रुपए मासिक मिलेंगे। अन्न भाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों के हर सदस्य को 10 किलो मुफ्त चावल और युवा निधि योजना के तहत बेरोजगार ग्रेच्युटी के तौर पर 3000 रुपए का हर महीने भत्ता मिलेगा। 18 से 25 साल के बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल तक हर महीने 1500 रुपए का भत्ता। अब भारी बहुमत से सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के सामने इन वादों को पूरा करना एक चुनौती के तौर पर खड़ा हुआ है। जनता इंतजार कर रही है कि इन वादों को कब पूरा किया जाएगा, लेकिन राज्य पर इसका 65,000 करोड़ रुपए का सालाना अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। यह सवाल भी उठता है कि यह पैसा कहां से आएगा। क्या इसे हासिल करने के लिए नए टैक्स लगाने पड़ेंगे, यानी कि सरकार के वादों को पूरा करने का खामियाजा तो आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन चुनाव से पहले नेता इस बात पर शायद ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आंध्र प्रदेश को ले लीजिए, यहां पर चुनाव अगले साल अप्रैल में होने वाले हैं, लेकिन टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी के मंच से घोषणा की है कि इस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि भविष्य की गारंटी, जिसमें नायडू ने वादा किया है कि टीडीपी सत्ता में लौटी तो 18 से 59 साल की महिलाओं को
हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे, जबकि माताओं को हर साल 15,000 रुपए अलग से मिलेंगे। टीडीपी के घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। हर परिवार को हर साल 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा बेरोजगार युवा हैं, उन्हें भी हर महीने 3,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने इस मुद्दे पर टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चुनाव से पहले आकर्षक घोषणा पत्र लाते हैं और बाद में पीछे से छुपा कर घूम जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये राजनीति है। जगनमोहन रेड्डी खुद वाईएसआर रायतू भरोसा योजना के तहत हर किसान को अब 5500 करोड़ रुपए सीधे बैंक 55,000 रुपए, माफ कीजिएगा 5,500 रुपए सीधे बैंक खाते में देने की बात कर चुके हैं। सरकार इस पर कम से कम 5500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। राज्य में 52,30,000 किसानों को इसके तहत 3,923 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। सवाल यह है कि यह पैसा कहां से आएगा? कोई तो यह पैसा चुका ही रहा होगा। इन योजनाओं की जो कीमत है वो कौन चुकाता है? राज्य और देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह से इसका असर पड़ता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्र सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो रेवड़ी वर्सेस लाभार्थी की जो पूरी डिबेट है, ये डिबेट को परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से देखा जाए? कौन सी स्कीम है जिसको लाभार्थी स्कीम, वेलफेयर स्कीम माना जाए और किसको रेवड़ी के कैटेगरी में रखा जाए? अंकित, इसमें मैं 3 विषयों पर रोशनी डालना चाहता हूं। पहले आप यदि देखें कर्नाटक का जो अभी चुनाव हुआ, इसमें जो रेवड़ी की वायदा किया गया है उसका इसका खर्च यदि देखें तो सालाना इसका खर्च करीब जीडीपी के अनुपात में 3% है। और मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि यदि आप सेहत पे जो खर्च होता है, स्वास्थ्य पे, यदि कर्नाटक में देखें तो सारे जो दक्षिण हमारे राज्य उनमें सबसे कम कर्नाटक खर्चा करता है, सिर्फ 0.7%, मतलब 1% से भी कम, 0.7% जो है स्वास्थ्य पे खर्चा करता है। यही 3% जो खर्च हो रही है रेवड़ी बांटने में, इसको यदि स्वास्थ्य में खर्चा किया जाए तो हमने जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021 की आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें साफ साफ दिखलाया था कि राज्य का जो खर्च होता है स्वास्थ्य में, यदि वो 2.5-3% तक हो तो लोगों को बहुत लाभ पहुंचता है, सामान्य जन को बहुत लाभ पहुंचता है। क्योंकि कई बार जो है हमारे गरीब, वो जब कोई बीमार पड़ता है उसमें उधार लेके, तभी उधार की जो एक चक्रव्यूह है उसमें फंस जाते हैं। ये मेरा पहला मुद्दा है जिसमें। दूसरा यदि देखें तो मैंने ये देखा है करीब पिछले 50 आदि वर्षों में कुछ राजनीतिक दल हैं जो एक्चुअली ये मानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ रेवड़ी बांट के ही चुनाव जीता जा सकता है। ये इसमें मैं ध्यान दूंगा, यदि आपको जो हमारे 75 वर्ष की जो इतिहास में सबसे जो खोखला वादा जो गरीबी हटाओ का किया गया 1971 में, और आज की तारीख 50 साल 52 साल बाद भी गरीबी है, तो ये कितना खोखला था आप साफ साफ देख सकते हैं, सामान्य जन भी इसको देख सकते हैं। इसके मुकाबले यदि देखें तो केंद्र सरकार में हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने साफ साफ दर्शाया है कि आप रेवड़ी बांटे बिना भी चुनाव जीत सकते हैं यदि आप अच्छी आर्थिक नीतियां अमल करते हैं, लाभार्थी लोगों को लाभ देते हैं, जिनसे उनका जो आर्थिक जो सिचुएशन उसमें उद्धार होता है। तीसरी बात जो ये आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखें तो जहां आप रेवड़ी बांटना जो है मछली बांटने की तरह है, इसके बजाय यदि किसी को आप मछली पकड़ना सिखाएं
तो उसमें जो आत्मविश्वास आता है, उसमें आत्मनिर्भरता से जो आत्मविश्वास आता है, वो जो है उससे काफी लाभ होता है उसको आर्थिक दृष्टिकोण से और जो सोशल दृष्टिकोण से। तो यदि आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखें और किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो रेवड़ी बांटना जो है वो खराब है। और इसके बजाय जो केंद्र सरकार में जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो दिखाया अच्छी आर्थिक नीतियां अमल करके उससे चुनाव जीते, वो सही है देश के लिए। आपने कहा कि आर्थिक नीतियां जो हैं लोगों के लिए लाभकारी होनी चाहिए, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब केंद्र सरकार किसान निधि के नाम पर किसानों के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर करती है तो क्या वो रेवड़ी बांटना नहीं है? मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के तहत सीधे पैसा ट्रांसफर करते हैं तो क्या वो रेवड़ी बांटना नहीं है? देखिए, इसमें जो थोड़ा हमें बारीकी से इसमें इसको समझना चाहिए कि यदि आप देखें तो कोविड के समय महामारी जब आई तब भी हमने जो है हमारी आर्थिक नीति में करीब करीब 80 करोड़ यानी कि 800 मिलियन लोगों को हमने जो है अनाज और दाल वगैरह एक्चुअली मुफ्त दिया। और ये इसलिए दिया कि उस समय में क्योंकि लोगों के पास हो सकता है रोजगार ना हो और उस समय में एक्चुअली वो उनको उसकी बहुत ही अत्यावश्यक थी और अति आवश्यक इसीलिए उसको दिया गया। इसी तरह यदि आप देखें जो पीएम किसान जो है इसको ऐसे लोगों को दिया गया है जो बहुत छोटे किसान हैं, जिनको जो वेदर के कारण काफी उसमें रिस्क आती है, कई बार उनकी उपज अच्छी नहीं होती और इसीलिए वो निवेश नहीं कर पाते हैं। और मैंने एक्चुअली इसमें जब पीएम किसान जब उसका लागू किया गया था उसमें भी मैंने बतलाया था कि ऐसा जब जो अति आवश्यक लोगों को दिया जाता है तो उससे जो है निवेश बढ़ता है और उसमें साफ साफ लाभ होता है। यानी कि मैं ये कहूंगा रेवड़ी बांटना यूं हुआ कि आपने सिर्फ मछली बांटे, जबकि वेलफेयरिज्म या फिर जेन्युइन जो वेलफेयर करते हैं अच्छी आर्थिक नीतियां वो लोगों को एक्चुअली उनमें काबिलियत बनाता है, स्वाभिमान बढ़ाता है और आत्मनिर्भर बनाता है। रेवड़ी बांटने से ये कुछ नहीं होता, तो ये बारीकी से समझनी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसका दूसरा पक्ष समझते हैं और ये समझते हैं कि जो सुविधाएं मुफ्त देने के वादे होते हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं और उनका बोझ सरकारें कैसे झेलेंगी। क्या भारत जैसे देश में वेलफेयर स्टेट के नाम पर ये चीजें मुफ्त सुविधाएं देनी चाहिए? इस पर जाने माने अर्थशास्त्री अरुण कुमार से हमने बात की, उन्होंने हमें क्या बताया वो भी सुनिए। मेरा ये मानना है कि दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जो सब सिटीजन्स को होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि सबको लिविंग वेज होना चाहिए। तो लिविंग वेज का मतलब है कि आपका खाना पीना, आपका पानी, कपड़ा, आपका घर, आपकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और जो और चीज़ें हैं जो एसेंशियल हैं लाइफ की, वो सबको मिलनी चाहिए। अब अगर सबकी आमदनी ठीक ठाक हो तो फिर सब अपने आप से कर लेंगे, पर जहाँ पे आमदनी सही नहीं हो तो वहाँ पे वो अपने आप से जो एनर्जी है, जो पानी है, उसके लिए अपना प्रावधान नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे फिर स्टेट को मदद देनी पड़ेगी। उसी तरह शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वहाँ पे ये माना जाता है कि वो मार्केट फेल करता है तो वहाँ पे भी स्टेट को मदद देनी चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर हमारे अर्थव्यवस्था में लोगों की आमदनी ठीक ठाक होती, खासकर निचले तबके की, तो इन सब चीज़ों की बहुत कम ज़रूरत पड़ती। पर लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र है जिसमें कि 94% लोग काम करते हैं। और अभी ई श्रम पोर्टल का डेटा आया था जिसमें दिखाया कि 28 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं जो 94% कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपये प्रति माह से कम कमाते हैं, यानी वो गरीबी की रेखा के आसपास या उससे नीचे हैं। क्योंकि एक परिवार को चलाने के लिए जो वर्ल्ड बैंक की लाइन है $2.15 प्रति व्यक्ति प्रति दिन, उसके हिसाब से 13,000 रुपये पर फैमिली की आमदनी होनी चाहिए, तभी जाके वो गरीबी की रेखा, वर्ल्ड बैंक की गरीबी की रेखा के ऊपर होंगे। तो हमारी नीतियां इस प्रकार की रही हैं कि जहां पे अमीर को तो खूब मिला है, जो जीडीपी बढ़ा है उसका ज़्यादातर हिस्सा ऊपर का तबका जो अपर मिडिल क्लास है, जो संघर्ष क्षेत्र में है, जो अमीर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको मिला है। और जो गरीब है उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा है, उसको कई तरह से नुकसान हुआ है क्योंकि वहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ रही है, वहाँ पे जो इन्फ्लेशन तेज़ हुआ उसकी वजह से उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई।
तो उदाहरण के तौर पे अगर हम चीनी कल 10 रुपए की खरीद रहे थे 1 किलो और आज 15 रुपए की खरीद रहे हैं, तो 5 रुपए हमारी जेब से बिजनेसमैन के जरिए वो औरों को मिल जाता है, बिजनेस